हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। मैं हूं लेक्चरर हरी सिंह, रिटायर्ड सूबेदार मेजर ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट। सबसे पहले मैं आप लोग का बहुत बहुत वेलकम करता हूं वीडियो देखने के लिए, और आशा करता हूं कि आप लोग अपने समस्त परिवार के साथ कुशल मंगल से होंगे। और आप लोगों की कुशलता की मैं कामना करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं आप कुशल रहें, स्वस्थ रहें, और इसी प्रकार से आप हर एक जानकारी लेते रहें। और मेरे को भी खुशी मिलती है आप लोग को जानकारी देने में, स्टूडेंट्स को पढ़ाने में। तो आज जो हम बात करेंगे, आज थोड़ा सा मैं लेट हो गया क्योंकि मेरे को कभी कभी कॉलेज स्कूल में थोड़ा काम ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैं लेट आ जाता हूँ। तो आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया तो माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। तो आज जो हम बात कर रहे हैं, ये एक तो बात करेंगे कि भाई जो है ECHS के नियमों में कुछ बदलाव किया गया है और वो हम सब के जानने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने पहले एक दिन आपको लेटर दिखाया था और उस लेटर में बताया था कि भाई जो है ये ECHS के नई गाइडलाइन है, इसके अनुसार मैं हिंदी भाषा में बता रहा हूँ, इंग्लिश में लेटर है तो कोई बात नहीं, रहने तो मैं आपको दिखाने के लिए रखा हूँ। तो उस लेटर में आया था कि जो भी एक्स सर्विसमैन के जो फैमिलीज़ हैं, उनके जो डिपेंडेंट हैं, जो भी माता पिता, ठीक है नहीं, और छोटे बच्चे, तो उनके लिए जो रेफरल था, रेफरल मतलब हम जो है जब कोई तकलीफ़ होती है तो हम किसी हॉस्पिटल के लिए रेफरल ले जाते हैं। तो पहले वो रेफरल था, वो था 1 महीने के लिए। तो बाद में नई गाइडलाइन के अनुसार मैंने आपको वीडियो में बना के डाला था कि वो कर दिया था 3 महीने के लिए। और 3 महीने के अंदर जो है आप जो है उसमें 6 स्पेशलिस्ट को दिखा सकते हो, मतलब। और आपका जो उसमें था कि 3,000 रुपये तक आपका जो भी टेस्ट थे वो फ्री थे, मतलब 3,000 रुपये जो भी टेस्ट थे वो उसी रेफरल में होने थे। 3,000 से ऊपर के जो टेस्ट थे तो उसके लिए दोबारा रेफरल लेना था। लेकिन अभी नई गाइडलाइन आई है, इसमें यह कर दिया गया है कि ये लेटर है, और ये 18 अक्टूबर का ही लेटर इशू हुआ है। ये लेटर देखो 18 अक्टूबर का है, मैं आपको समझा देता हूँ आराम से। तो आप लोग देखो, ये ज़रूरी नहीं है कि आप भाई, आपको मान लो नहीं जाना होता है, कोई सैनिक भाई देख रहा है, जवान JCO NCO साहिबान, अफसर साहिबान जो भी देख रहे हैं, तो मेरी आपसे अनुरोध है कि आप ये मत सोचो कि भाई मेरे को तो रेफरल से कोई मतलब नहीं है, ठीक है नहीं। तो आप दूसरे को समझा सकते हो कि भाई आप जाइए, एक बार रेफरल ले लीजिए, आपको 3 महीने तक ECHS में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है 3 महीने तक उस हॉस्पिटल में डायरेक्ट जा कर के उसी रेफरल से दिखा सकते हैं, ठीक है। आप उनको समझा सकते हैं, किसी को भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, सभी को, हम सबको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या है, अब जो है ये कर दिया इन्होंने 18 अक्टूबर का, क्लैरिफिकेशन ऑन रिवाइज गाइडलाइन फॉर रेफरल प्रोसेस इन ECHS, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको समझा देता हूँ कि भाई जो है नई गाइडलाइन जो है उसके लिए क्लैरिफिकेशन दिया है ECHS के लिए। तो इन्होंने जो रेफरेंस दिया है CEO ECHS लेटर नंबर B, ये जो पहले वाला है 4 अक्टूबर का, देखो ये जो 4 अक्टूबर का लेटर निकला था वो मैंने आपको इसमें वीडियो बना के डाल दिया था, उसमें पूरी गाइडलाइन थी, वो सब आपको समझा दिया था। तो इन्होंने अभी कहा है कि भाई उसमें इन्होंने लिखा था कि भाई 3,000 रुपये तक के टेस्ट जो है उसी रेफरल में हो सकते हैं। 3,000 से ज़्यादा के टेस्ट के लिए आपको नया रेफरल लेना पड़ेगा। लेकिन अभी इन्होंने क्लियर कर दिया है कि विद रिगार्ड्स टू पैरा 2C इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट, इन्वेस्टिगेशन भी मतलब जांच पड़ताल भी, उसका जो टेस्ट वगैरह होता है वो भी, ट्रीटमेंट प्रोसीजर भी, एडवाइज्ड बाय स्पेशल ऑफ एम्पावरमेंट हॉस्पिटल आफ्टर रेफरल बाय ECHS, इट इज़ क्लैरिफाइड दैट एज ए मेजर टू हेल्प वेटरन्स एंड नॉट हरास, मतलब वेटरन्स को भाई नॉट हरासमेंट किया जाए, बोलता है, मतलब उसको परेशान नहीं होने इसलिए, टू कम बैक मल्टीपल टाइम्स टू पॉलिक्लिनिक इन द सेम रेफरल हॉस्पिटल में कंडक्ट ऑल दी टेस्ट इंक्लूडिंग CT स्कैन, MRI, ठीक है नहीं, दिखाई दे रहा होगा आपको, MRI में पढ़ सुन रहा हूँ, PET स्कैन और एनी अदर इन्वेस्टिगेशन कोस्टिंग ओवर
1000। अब पहले क्लियर क्या कर दिया, पहले वाले में जो 4 अक्टूबर वाले में था उन्होंने दिया था कि भाई 3000 तक के टेस्ट जो है ये फ्री होंगे, लेकिन अभी इन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई चाहे 3000 से ज़्यादा का हो, कितने का भी टेस्ट हो, आपका एक बार जो रेफरल मिल गया उसी रेफरल से 3 महीने तक आपके टेस्ट होते रहेंगे वहाँ पर, और आपको दोबारा जो है ECHS में चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं भी जो है गुड़गांव हॉस्पिटल से मैं मेडिसिन लेता था, ये मेरे थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, घुट पैरों में एक्सीडेंट सा हो गया था, तो उस समय जो है हर महीने रेफरल लेने जाना पड़ता था। नया टेस्ट होता है बोलो नया रेफरल लाओ, फिर टेस्ट होता है फिर नया रेफरल लाओ। तो कहने का तात्पर्य है कि ECHS के चक्कर लगाने पड़ते थे, ठीक है नहीं। तो अब वो सिस्टम इन्होंने बंद कर दिया है। अब जो है आपका 3 महीने तक का जो है रेफ़र ले लो, एक बार हॉस्पिटल में रेफ़र करा लो, यहाँ से ECHS से जा कर के आराम से हो जाता है। उसके बाद कोई भी टेस्ट हो आपके, छोटे से लेके बड़े तक, उसी रेफ़र से हॉस्पिटल टेस्ट करेगा, और कितने भी टेस्ट हों आपके, ठीक है। तो ये आपको बड़ा अच्छा कर दिया इन्होंने। MRI स्कैन, PET स्कैन और एनी अदर इन्वेस्टिगेशन कॉस्टिंग ओवर 3000 बता दिया मैंने। दिस टेस्ट हैव टू प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्पेशलिस्ट ऑफ द एम्पावरमेंट हॉस्पिटल विच हैव टू इंडिकेटेड एंड एब्सोल्युटली डिसाइडेड। मतलब कहने का तात्पर्य है कि ज़्यादा पढ़ना क्या, ज़्यादा मैं आपका समय बर्बाद नहीं करता हूँ, कि कहने का तात्पर्य ये है कि भाई कोई भी टेस्ट हो, जो स्पेशलिस्ट हो चाहे कोई भी हो, जो भी लिखते हैं वो आपके उसी रेफरल से हो जाएंगे। जो पेमेंट होना होगा वो आपके ECHS कार्ड में जो है वहाँ से ECHS से चला जाएगा अपने आप, आपको बार बार चक्कर लगाने की, रेफर लेने की ज़रूरत नहीं है। तो फौजी भाई, जो भी सैनिक साहिबान, JCOs NCO साहिबान, जो भी है जवान, ये जो है आप इसका इंफॉर्मेशन किसी को भी दे सकते हैं और इसको शेयर कर देना। आप जो भी इस चैनल पर नए हैं आप इसको सब्सक्राइब कर लो, इसको लाइक करो, शेयर करो। मैं इस पर स्टूडेंट्स के लिए भी भेजता हूँ, आप लोगों के लिए भेजता हूँ, और कोई स्टूडेंट्स भी हैं तो उनको भी आप शेयर कर दिया करो, क्योंकि स्टूडेंट्स भी बोलते हैं सर आप सिर्फ अपने सैनिकों को बोलने लग गए, हमारे लिए तो कुछ भेज नहीं रहे हो। काफ़ी स्टूडेंट्स भी इसमें जो है सब्सक्राइब कर रखा है, तो मैं उनके लिए भी इंफॉर्मेशन देता हूँ। तो एक इंफॉर्मेशन मैं स्टूडेंट्स को देता हूँ, फिर मैं आपकी जो है बात करूँगा 50% DR मर्ज की, और उसके बाद आपकी कितनी जो है वो बेसिक पेंशन बनेगी। क्यों बात चल रही है, ये पहले भी चली थी, और पहले भी 5th पे कमीशन में भी ऐसा ही हुआ था कि भाई जो 50% तो DA/DR था वो बेसिक पेंशन में मर्ज करने के बाद में पे कमीशन आउट हुआ था। तो उसके हिसाब से अगर होगा तो वो किस प्रकार से होगा वो मैं आपको बात करूँगा, ठीक है। अब थोड़ी सी स्टूडेंट से बात कर लेता हूँ, नहीं तो वो ज़्यादा इंतजार करना पड़ेगा उनको, तो फिर मैं आपकी टेबल आपको बताऊँगा मैं आपको, ठीक है। आप बने रहिए, ज़रूर जाइए मत, और इसको सुनते रहिए। तो देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बार बार बताता हूँ कि आप जो है, कल भी बताया था मैंने कि आप जो है किसी की बातों में, किसी के बहकाव में, कई होते हैं कि डीमोरल करने वाले स्टूडेंट के कह यार तेरे से नहीं होगा, माँ बाप भी बोल देते हैं तू तो निकम्मा है, तेरे से कुछ नहीं होगा, तेरे से ये टेस्ट पास नहीं होगा, तेरे से IAS टेस्ट पास नहीं होगा, तेरे से डॉक्टरी का ये पास नहीं होगा, फलानी है धिकड़ी है। तो आप उनसे डीमोरल मत होइए कभी भी। आपकी योग्यता आपको पता है, दूसरे को नहीं पता है, ठीक है ना। जो स्टूडेंट सुन रहे हैं मेरी बात, तो वो सुन लेना कि भाई खुद की योग्यताएं खुद को पता है। मेरे को बोलते थे ये तो कुछ नहीं करेगा, फलाना है धिकड़ा है, ठीक है नहीं, तो लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी, मैंने अपनी स्टडी करी, और मेरा एम था सेना में जाने का, सेना में गया, वहाँ पर पूरे प्रमोशन लिए जहाँ तक मिल सकते थे, स्टडी की, पढ़ाई की, और मेरा एम था मेरे लेक्चरर लगने का, मैं लेक्चरर लग के ही माना। मेरे को भी लोग बोलते थे साहब आप आने के बाद कैसे पढ़ा पाओगे, फौजी आदमी यहाँ पर सक्सेस नहीं होते हैं, ठीक है नहीं, ये है वो है फलाना है धिकड़ा है, मतलब सब बोलते थे, लेकिन मैं सुनता रहता था उल्टी उल्टी बातें। तो कहने का तात्पर्य है कि कोई भी आपको डीमोरल करे, कोई भी आपको कुछ भी बोले, आपकी योग्यता का आपको पता है, और आपकी योग्यता के अनुसार जो है आपने अपना एम बना लेना है और अपने एम के ऊपर काम करना है। और ये उदाहरण मैं आपको देता हूँ, उस बाज का उदाहरण मैं आपको देकर समझाता हूँ मैं, क्योंकि कोई भी चैप्टर समझाता हूँ स्टूडेंट्स को, उसका उदाहरण देकर समझाता हूँ, ठीक है नहीं, एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ उसको एक एक चीज़ को, ठीक है। तो बाज का उदाहरण मैं आपको देखा हूँ कि देखो ये बाज है, ये उड़ रहा है, और एक कौवा है, ऐसा पक्षी है
जो कि बाज के ऊपर चोंच मारता रहता है। चोंच मारने की हिम्मत एक कौवा ही करता है, बाकी किसी पक्षी की हिम्मत नहीं है जो बाज को चोंच मार दे। बाज जैसे ही आता है आप देखते हो सारे पक्षी उड़ जाते हैं, और बाज जो है किसी न किसी एक पक्षी को अपना शिकार बना करके आसमान में उड़ जाता है। ठीक है, तो लेकिन कौवा है जो उसको चोंच मारता रहता है। तो आप ये समझो कि जिस प्रकार से कौवा बाज को चोंच मारता है, ऐसे ही आपको डीमोरल करने वाले आपको कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो देखो इसकी कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो एग्जाम्पल, ये कौवा है, ऊपर बैठा हुआ है बाज के ऊपर, ये कौवा बैठा हुआ है, देख रहे हो आप हैं। और कौवा जो बोलता है एकमात्र ऐसा पक्षी है जो बाज पर चोंच मारने की हिम्मत करता है। कौवा ही है जो बाज पर चोंच मारने की हिम्मत करता है। वह बाज की पीठ पर बैठता है और उसकी गर्दन पर काटता है, लेकिन बाज जो है जो उसका जवाब नहीं देता, क्योंकि बाज को पता है अपनी क्षमता का। जिस प्रकार से बाज को आपकी अपनी क्षमता का पता है, ऐसे स्टूडेंट्स आपको भी अपनी क्षमता का पता होना चाहिए, और उस पर आपको नाज होना चाहिए, और उस पर आपको काम करना है, और विश्वास होना चाहिए अपने ऊपर कि मैं ये काम कर सकता हूँ। और आप कोई भी एम जो है, मैंने कल बताया था कि आप अपना एम बनाकर कार्य करते हैं तो आप वो हासिल कर सकते हैं जो कभी आपने अपनी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं होगा। ठीक है नहीं, समस्याओं से नहीं घबराना, मैंने बताया था। तो बोलता है बात जवाब नहीं देता, वो उसको अपने उठता रहता है, और न ही कौवा से लड़ता है। वो लड़ना भी नहीं किसी से। मान लो कोई आपको बोले अरे क्या तू क्या करेगा, तेरे अंदर इतना नहीं है, तो उसे झगड़ना नहीं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, उसको करके दिखाना है बस। आपने सिर्फ क्या करना है, उसको करके दिखाना है। और लड़ता है, और न ही कौवा पर अपना समय बर्बाद करता है। वो लड़के के समय बर्बाद नहीं करता। इसीलिए स्टूडेंट का भी काम है कि किसी के साथ उलझ करके अपना समय बर्बाद नहीं करना है, पढ़ाई का अपना दिमाग खराब नहीं करना है। ठीक है नहीं, ना अपना समय बर्बाद करता है, बस अपने पंख खोलता है और आसमान में ऊंचा उठना शुरू कर देता है वो। तो उसी प्रकार से आपने भी बस अपनी हिम्मत रखनी है और अपनी पढ़ाई करनी शुरू कर देनी है। बस उड़ान जितनी ऊंची होती है उतना ही मुश्किल होता है ऊपर सांस लेना। फिर ऑक्सीजन की कमी के कारण कौवा गिर जाता है। ठीक है नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन कम हो जाती है और बाज की हिम्मत रहती है, बाज के अंदर उस वातावरण से ढलने की, उसके अंदर कम ऑक्सीजन में भी उड़ने की उसके अंदर क्षमता है। ठीक है, कौवा गिर जाता है। कौवे के साथ अपना समय बर्बाद करना बंद करो। कहने का तात्पर्य है कि भाई कौवे आपको उल्टा सीधा बोलते हैं तो आपका डिमोरल करते हैं, तो उसके साथ अपना समय बर्बाद मत करना। बस खुद ऊंचाइयों पर चले जाओ, अपनी मेहनत करे जाओ और अपने काम में लगे रहो। जो है वो काम कर वो रह जाएंगे, और आपका परिणाम एक दिन ऐसा आएगा कि वो आपको देखते रह जाएंगे और अपने आप जो आपको अपना वो मान लेंगे। ठीक है ना, एग्जाम्पल मान लेंगे। तो ये चीज़ था स्टूडेंट्स। अब थोड़ा सा आपके लिए इन्फॉर्मेशन है वो मैं भी बता देता हूँ। बाद में सैनिक भाइयों के लिए वो टेबल बताऊँगा मैं। तो सैनिक भाई जो भी हैं, ये स्टूडेंट्स आपके लेवल में हैं कोई, तो उनके पास में ये ज़रूर भेज दिया करो, ताकि स्टूडेंट्स के लिए काम की चीज़ें हैं ये। तो आप जो है उन स्टूडेंट्स को ज़रूर भेज देना। ये CBSE के प्रश्न पत्र में कुछ बदलाव किया गया है। योग्यता आधारित होंगे 50% सवाल। तो इस बार जो CBSE का जो बोर्ड है एग्ज़ाम आएगा, फरवरी में एग्ज़ाम होता है 15 फरवरी से 10वीं और 12वीं का। तो उसमें क्या है, कुछ बदलाव कर दिया गया है। तो उसमें केंद्रीय माध्यमिक विद्यालय बोर्ड CBSE ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 की होने वाली परीक्षाओं में पेपर का तरीका बदला है। इस बार 10वीं और 12वीं की परीक्षा में 50% जो अंक होंगे वो योग्यता आधारित होंगे, मतलब एबिलिटी के आधार पर होंगे। ठीक है, पहले ये जो आते थे वो 40% आते थे। वही विस्तृत उत्तर वाले जो विस्तृत उत्तर जो ऐसे टाइप जो आंसर हैं वो 40% घटाकर 30% किया गया। अब ऐसे टाइप आएंगे 30%, समझ गए ना। तो ये व्यवस्था इसी बोर्ड परीक्षा में लागू होगी। इसके साथ ही अगर कोई भी छात्र 10वीं में साइंस, मैथ या सोशल साइंस में एक विषय में फेल हो जाता है, तो ध्यान देना है अभी, अगर एक विषय में फेल हो जाता है और इलेक्टिव विषय में पास हो जाता है, तो उस विषय में बदलाव कर 10वीं की मार्कशीट तैयार की जाएगी। ठीक है ना। और बोर्ड की ओर से कहा गया है कि 9वीं और 10वीं को समग्र पाठ्यक्रम तौर पर ही देखा जाना चाहिए। ठीक है। और ये जो 9वीं कक्षा में आपने वैकल्पिक विषय सुन लेना है। CBSE ने 9वीं कक्षा में सिलेबस के बदलाव का सर्कुलर जारी किया है। इसका फ़ायदा 10वीं में होगा। एक योजना के मुताबिक 9वीं में छात्रों को जो 5 विषय कोर सब्जेक्ट हैं उनके अलावा एक जो वैकल्पिक विषय वो चुन लेना होगा। ठीक है नहीं। और जो
9वीं में चुन लिया वो 10वीं में बदली नहीं होगा, तो ध्यान देना। अभी 9वीं के फार्म भर गए हैं, अभी फार्म रजिस्ट्रेशन थी, तो वो ध्यान दे लेना आप लोग, ठीक है नहीं। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का पैटर्न बदला है। ये पैटर्न 2025 में होने वाली परीक्षा में लागू होगा। इसमें 50% योग्यता आधारित होंगे सवाल। आप लोग बच्चे स्टूडेंट्स ध्यान रख लेना इस चीज़ का। और जो भी सैनिक भाई जो है इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कृपा करके आप स्टूडेंट्स को भी शेयर कर दिया करें, या आपके परिवार में कोई स्टूडेंट्स इस प्रकार से हैं तो उनको भी ये दिखा दिया करें, ताकि वो भी मोटिवेट होकर के अपना उद्देश्य बनाएं और किसी के बहकावे में ना आए, किसी से डिमोरल ना हो। और कभी भी आप भी, मैं बता रहा हूँ, कभी भी बच्चों को, आप दादा दादी होंगे या माता पिता होंगे, जो भी होंगे, पेरेंट्स होंगे, किसी बच्चों के गार्जियन होंगे, लेकिन कभी भी बच्चों को डिमोरल नहीं करना है कि तू ये नहीं कर सकता, तू ये नहीं सकता, तू तो निकम्मा है, तेरे से नहीं होगा, इस प्रकार से नहीं करना है। उसको जो भी है बोला, हाँ बेटा बहुत अच्छा है, तुम करो, प्रयास करो, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इसके अनुसार तैयारी करना है। अभी मैं सैनिक भाइयों के लिए थोड़ा सा आज का ये है, भाई देखो, ये मैं देख रहा था कि भाई जो 7वां वेतन आयोग है वो जो है अभी क्या है 1/1/2026 से लागू होगा। तो ये 8वां वेतन आयोग का करेक्शन, सॉरी, 7वां वेतन आयोग तो 2016 में हो गया था। 8वां वेतन आयोग जो है 1/1/2026 से लागू होगा। और इसके लिए जो है, जब 7वां वेतन आयोग निकला था तो उस समय भी जो है ये लेटर है, उस समय भी जो है 50% डीए को मर्ज करके फिर उस पर जो है 2.57 का फार्मूला लगाया गया था, ठीक है। तो ये लेटर है हमारे पास। तो ये था 50% डीए को बेसिक में मर्ज करके फिर उसके ऊपर 257 का फार्मूला लगाया गया था। तो अभी भी यही कयास लगाए जा रहे हैं। और ये बात हुई है मंत्री जी से, तो ये लोगों ने बात किया है, मैंने तो क्या किया है। तो इसमें है 7वें वेतन आयोग। मोदी सरकार ने कल 16 अक्टूबर को देश के 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन भोगियों को बड़ी खुशखबरी दी। सरकार ने महंगाई भत्ते, डीए और महंगाई राहत डीआर में 3% की वृद्धि कर दी। और डीए 50% से बढ़कर अभी क्या हो गया 53% हो गया। तो क्या बोलता है, क्या डीए और डीआर को मूल वेतन में जोड़ा जाएगा। तो 5वें और 6ठे वेतन आयोग में जो है पैराग्राफ 105.11 में महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मिलने से इस विलय को महंगाई वेतन कहने की सिफारिश की गई थी। और इस प्रकार से 2004 में मूल वेतन के 50% महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मिला दिया गया था, और उसके बाद सभी को इसका लाभ दिया गया था। तो सरकार ने क्या कहा भाई कि केंद्रीय कर्मचारियों को 63% की दर में भत्ता, हालांकि 50% वह ये जो है अभी मूल वेतन में जोड़ा जाएगा। इसके लिए जो मंत्री जी ने कहा है कि इस पर जो है कार्य चल रहा है, और ये इसका बाद में सूचना प्रसारण मंत्री जी ने कहा है कि इसके ऊपर विचार किया जा रहा है। तो कहने का मतलब है ये तो जोड़ना ही पड़ेगा सरकार को। जब 8वां वेतन आयोग होगा तो उसमें जोड़ना ही पड़ेगा। अगर इस प्रकार से होता है तो हमारा जो है किस प्रकार से फिर होगा, आप ध्यान दे लो। अभी तो जैसे मान लो 9,000 की है, जिसकी बेसिक पे 9,000 है, 50% जो है उसके ऊपर जो है डीए मूल वेतन में जोड़ दिया जाएगा। अभी डीए हो गया 53%, तो वो हो गया 50% के हिसाब से जो डीए मिल रहा था 4,500, अभी हो गया 4,770। अगर 4,500 हम मूल वेतन में जोड़ देते हैं तो हमारा मूल वेतन बन जाएगा, जो बेसिक पे बन जाएगी, बेसिक पेंशन बन जाएगी हमारी 13,500। और उसके ऊपर मान लो अभी 3% डीए है तो 270 बन रहा है, फिर 6% होगा 9, जब तक जो है कहने का तात्पर्य है 12% हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो अब जो फार्मूला लागू होगा वो हमारा फार्मूला लागू होगा 13,500 के ऊपर। 13,500 इंटू 1.92, ये मैं आपको कल परसों फिर निकाल करके पूरा दिखा दूंगा, ठीक है नहीं। तो उसके ऊपर हमारा फार्मूला लागू होगा, कहने का तात्पर्य ये है। इसी प्रकार से 9,120 जो है हमारी जो जिसकी बेसिक पेंशन है, अगर उसके मूल वेतन में जोड़ा जाएगा ये, तो 50% जो है 4,500 जोड़ दिया जाएगा, तो उसकी बेसिक पेंशन बन जाएगी 13,680। 13,680 के ऊपर जो है 1.92 का फार्मूला लागू होगा। और उसके ऊपर ही अभी ये जो डीए 3%, 6% जो भी लागू होगा, 274 रुपये 3% के हिसाब से बन रहा है। लेकिन बाद में क्या 6% भी होगा या 9% भी होगा, जो भी होगा इसके ऊपर होगा, ठीक है। इस प्रकार से 9,702 जिसका बेसिक पेंशन है उसका 50% डीए बनता है 5,031,
53%, 5,333। और न्यू बेसिक पेंशन जो बनेगी हमारी बेसिक, इसके हिसाब से 15,093 बनेगी। उसके ऊपर 1.92 का फार्मूला लागू होगा, वो फिर बेसिक पेंशन हमारी पे कमीशन में बनेगी। वो मैं आपको निकाल के दिखा दूंगा कल। इसी प्रकार से 11,195 जिसका बेसिक पेंशन है, उसका मूल वेतन है, उसका डीए बन रहा है 50% के हिसाब से 5,598। और उसकी जो बेसिक पेंशन बनेगी वो 16,793 और उसके ऊपर 1.92 जोड़ करके फिर जो है हमारा फिफ्थ पे कमीशन बनेगा। और अभी इसके ऊपर डीए बनेगा 336 और फिर जो है आगे वाला लगता जाएगा। इसी प्रकार से 12,855 है, उसका अभी जो 50% बन रहा है डीए 6,428 और अभी 53 बन रहा है 6,814। लेकिन अगर इसको जोड़ मर्ज करते हैं तो बनेगी बेसिक पेंशन 19,283 और अभी 3% के ऊपर से डीए उसकी 386 बन रहा है। अब इसी प्रकार से 13,020 है, तो उस पर जो 50% डीए बन रहा है 6,510 और 53% बन रहा है 6,901 और उसमें जो दोनों को मर्ज कर देते हैं तो ये बन रहा है 19,530 और 391 रुपया जो है इस पर 3% के हिसाब से बन रहा है। और जब हमारी पे कमीशन होगा तो इसके हिसाब से 1.92 का फार्मूला, जो भी फार्मूला वो लगाएंगे, अभी तो आशा है कि 1.92 निकल के आ रहा है, लेकिन जो भी फार्मूला लगाएंगे वो इसके ऊपर लगेगा। इसी प्रकार से जो 13,596 जिसकी बेसिक पेंशन है तो उसके ऊपर 50% बन रहा है 6,798 और 53% बनेगा 7,206 और जो हमारी बेसिक पेंशन बन जाएगी मर्ज करने पर 50% मर्ज करने पर 20,394 और उस पर फिर 3% डीए लग रहा है 408। इसी प्रकार से 14,500 जो है उसका जो 50% बन रहा है 7,250 और 53% बन रहा है 7,685 और जब हमारी बेसिक पेंशन बनेगी 50% के ऊपर मर्ज करके तो 21,750 हो जाएगी और उस पर जो फार्मूला लगेगा वो जो भी फार्मूला इसके ऊपर लगेगा फिफ्थ पे 8th पे कमीशन में। अब जिसकी 15,763 है उसके 50% बन रहा है 7,882 और 53% मर्ज करके बन रहा है 8,355 और बेसिक बनेगी उसके 23,645 और 453 रुपया जो है उसका डीए बन रहा है 3%, लेकिन हमारा जो फार्मूला लगेगा तो इस पर लगेगा। इसी प्रकार से 16,257 है, उसकी 50% बन रहा है डीए 8,129, 53% बन रहा है 8,717, लेकिन अगर 50% मर्ज करते हैं तो हमारी बेसिक पेंशन बन जाएगी इसकी 16,257 वाले की 24,386 और फिर उस पर 3% लगेगा। तो इस प्रकार से जो फार्मूला लगेगा वो 24,386 पर लगेगा। इसी प्रकार से 17,476 है, उसका 50% बन रहा है 8,738, 53% बनेगा 9,263, 53% और फिर 26,213 बन जाएगा इसका न्यू बेसिक और उसके ऊपर हमारा फार्मूला लगेगा। इसी प्रकार 19,825 है, उसकी बन जाएगी 9,213, 50%, 53% बन जाता है उसमें 10,508, बेसिक बन जाएगी 50% जोड़ करके 29,738, उस पर 3% डीए 595 लगता है। 20,325 है, उसकी जो है 50% 10,163 बनती है और 53% 10,773 बनती है और 30,488 जो है 50% जोड़ करके उसकी बेसिक पेंशन बन जाती है और फिर उस पर फार्मूला लगना चाहिए। इसी प्रकार से अगर 21,425 है तो 50% जो 10,713 बनती है और 11,355 जो है ये 53% बनता है, लेकिन 50% जोड़ देते हैं तो 32,138 बनती है, उस पर डीए 643 बनता है। अगर इसमें हम फार्मूला लगाते हैं तो 1.92 से फार्मूला लग करके बनना चाहिए इसमें, ठीक है। इसको कितना बनेगा मैं आपको अगले वीडियो में जोड़ के फिर कभी बता दूंगा। इसी प्रकार 22,659 है तो उसकी 11,330 जो 50% बनती है, 12,010 जो 53% बनती है, 33,989 जो है उसकी 50% को जोड़ के बेसिक बनती है, तो उसके बाद 1.92 का फार्मूला लगेगा और 3% डीए तो 680 बनता है इसके ऊपर, ठीक है नहीं। अब जो इस प्रकार से जो है 23,082 है तो 50% 11,541 है उसकी और 12,234 जो है फिर 53% है, 34,623 जो है फिर इसका हिसाब से बेसिक बन जाती है और 3% डीए 693 बन जाता है। इसी प्रकार के जिनकी 24,763 है उनकी जो बन जाती है 12,382 50%
53% बन जाती है डीए 13,125, और अगर 12,382 उसमें जोड़ते हैं तो 37,145 बन जाती है, और उस पर डीए 743 बनता है। और जो फार्मूला लगेगा पे कमीशन में हमारा इसके ऊपर लगेगा 37,195 पर। इसी प्रकार से अगर 25,582 है, 50% बन जाती है उनके 12,791, और 53% बन जाती है 13,559, और फिर जो है 12,791 जोड़ने पर बनती है 38,373, और उस पर 3% डीए लगा के बनती है 768। और जो फार्मूला लगेगा फिर इस हिसाब से हमारा इस पर लगना चाहिए 1.92 का फार्मूला, वो मैं लगा के भी आपको दिखा दूंगा। इस प्रकार जिनकी 26,900 है उनका 50% बनता है, 50% बनता है 13,450, 53% बनता है 14,257, और ये जो फार्मूला जो इसको जोड़ करके हमारी बेसिक बन जाती है उनकी 40,350, और उसके ऊपर 1.92 या जो भी फार्मूला लगाता है वो लगना चाहिए, और डीए 3% बनता है 807। इस प्रकार 27,950 है तो 13,975 बनेगी, तो 14,814 जो है उनका 53% से बनता है, फिर 41,925 उसकी बेसिक बन जाएगी। अगर इस प्रकार का ये चलता है, और चलेगा, चलाना पड़ेगा तो सरकार को, क्योंकि पहले भी सरकार ने ऐसे चलाया है, तो उसके ऊपर जो है फार्मूला जो भी लगेगा इसके ऊपर लगेगा। और अभी डीए बनता है उसका 839 इसके हिसाब से, और 28,800 है तो उनकी बनेगी 14,400, 15,264 जो है उनकी 53% के हिसाब से बनेगी, 43,200 जो है उसकी बेसिक बन जाएगी, और 864 जो है उनका ये इस पर लग जाएगा। ठीक है ना, डीए बनता है इनका। ठीक है, इस प्रकार से जो है ये है 30,075, तो उनका जो है 43,613 बनता है ये जोड़ करके, और 873 डीए बनता है। इसी प्रकार 31,600 है, 31,600, 15,750 जो बेसिक उसका 50% बनता है, 16,695 53% बनता है, और उनकी जो बनेगी बेसिक 47,250, और उस पर डीए 3% 945, और इस पर फार्मूला लगना चाहिए। इसी प्रकार से जो है जिनकी 32,750 है उनकी 16,875 जो है 50% हो गई, और उनकी जो 53% होगी 17,288, और इस प्रकार से जो है 50,625 बन गई बेसिक, और 1,013 ये बन गई। ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है जिनकी 38,400 है, 19,200 तो उनका ये हो गया, ये लेफ्टिनेंट साहब का जाएगा तो 19,200, फिर 20,352 बन गया, 57,600 इनकी बेसिक बन गई फिर इसके हिसाब से, और उसके ऊपर 1.92 का फैक्टर लग जाता है, तो फिर वो है 1152 का अभी डीए बन रहा है इसका। ठीक है ना। इसी प्रकार से 41,200 वाले साहब का 20,600, 21,823, और 61,806 इनकी बेसिक बन गई, उस पर 1.92 का फैक्टर लगेगा, और 1,236 ये बन गई। 42,500 है, 21,250, और 22,525 53 बनता है, उनकी बेसिक बन जाती है फिर 63,750, और डीए 3% बन जाता है 1,275, और इसी प्रकार 46,300 जो लास्ट कैप्टन साहब की है वो 23,150, और 24,539, और उनकी जो बन जाएगी बेसिक 69,450, 1.92 का फैक्टर लग जाएगा, 1,389 बन जाएगी। तो ये था साहब आपका अभी जो है, जो भी आप लोग अगर कोई नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और स्टूडेंट्स को दिखाइए इसको। स्टूडेंट्स का मोटिवेशन का मैं बेचता रहता हूँ, आप लोग का बेचता रहता हूँ, जितना मेरे से बेटर होगा मैं बेचता रहूँगा। फिर कोई गलती हो जाती है तो आप क्षमा करना, उसके लिए आप ज़्यादा इसमें वो करने की ज़रूरत नहीं है, जितने मेरे से होगा उतना मैं बताता रहूँगा। और ये सब जो है ना 1.92 का फैक्टर लगेगा, नहीं लगेगा, ज़्यादा का लगेगा, कम का लगेगा, हो सकता है कम का भी लग जाए तो ज़्यादा भी लग जाए, लेकिन अब निकल कर आ रहा है 1.92 का, क्योंकि इस बार जो है डीए कम हुआ है। पहले क्या था, डीए ज़्यादा बढ़ा था। ठीक है नहीं, पिछले पे कमीशन में डीए बहुत ज़्यादा चला गया था। मैं जो है तकरीबन जो है मैं आपको बता देता हूँ कि 56 में जो है पहला पे कमीशन हुआ था, 66 में दूसरा, 66 में दूसरे पे कमीशन से मैं जानता, मतलब मुझे ज्ञान है, क्योंकि उसमें पढ़ता था तो फौजी भाई खुश होते थे। वो तीसरे पे कमीशन में तो मैं भर्ती हो गया था, क्योंकि तीसरा पे कमीशन जो हुआ था 76 में हुआ था, और मैं 79 में भर्ती हो गया था। ठीक है नहीं। तो उसके बाद से तो सारे पे कमीशन मैंने देखे हैं, क्या क्या होता है वो मुझे पूरा पता है। तो इस प्रकार से आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए, और आप लोग खुश रहें, आराम से वीडियो देखते रहें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, सुबह उठें,
सभी स्टूडेंट सुबह उठें, सुबह का माहौल बहुत अच्छा होता है। सभी सैनिक भाई सुबह उठ करके व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, घूम करके आएँ। ये नहीं कि 7-8 बजे उठ रहे हैं, सुबह आप 5 बजे से पहले पहले चारपाई छोड़ दें। ठीक है, स्वस्थ रहेंगे आप। स्वस्थ का सबसे बढ़िया तरीका है ये। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए।